बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे जी ईरान को लेके। इसमें हम बात करेंगे कि एक तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो शहादत है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो इनकी पर्सनैलिटी थी उन्होंने मिडल ईस्ट को शेप किया। पिछले 37 साल के अंदर ईरान को किस तरह से शेप किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि अब जो अपकमिंग आगे जो अब ईरान है, अब ईरान का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी ममालिक से। उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह से आगे चलेंगे और रीजन के अंदर जो है वो क्या मामलात जो है वो आगे बनेंगे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये जानते हैं कि भाई जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, ठीक है? उनको शहीद कर दिया गया 2 दिन पहले 28 को। और ये एक बहुत ही दुःख और दर्द भरा जो है वो एक अलमिया था। और चाहे कोई शिया हो या सुन्नी हो या किसी भी जो है वो बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मुसलमान था, ठीक है, और इस्लाम था उसके दिल के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे इनकी शहादत का बहुत ज़्यादा जो है वो दुःख हुआ। तो शायद कि इस असरे हाज़िर में आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़े इस्लामी लीडर गुज़रे हैं। इससे कतई नज़र कि भाई ये शिया जो है वो आलिम थे, ठीक है? इससे कतई नज़र लोगों ने बहुत ज़्यादा दुःख का, रंज का इज़हार किया। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर देख लें, यहाँ तक कि जो प्रोटेस्ट हुई है उसके अंदर जो है वो कहा जा रहा है जी 35 लोग यहाँ पे जो है वो मारे गए हैं कि हमारी स्टेट ने उन्हें अलाउ नहीं किया। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरी दुनिया में देखें कि जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जो है वो इसके ऊपर गम और गुस्से का इज़हार किया और बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़सुर्दा हुए इसके ऊपर कि भई एक अज़ीम लीडर जो है मुस्लिम उम्मा का जो है उसकी शहादत हुई है। तो हकीकत में ये एक बहुत ही अज़ीम लीडर थे, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ईरान के जो हालात चल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इस टाइम हम देख रहे हैं कि ईरान शदीद जो है वो प्रेशर के अंदर भी है, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं और खुद से भी जो है वो इज़राइल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक हो रहे हैं इस टाइम पे। तो ईरान पूरे रीजन के ऊपर इस टाइम पे अटैक कर रहा है। यानी इज़राइल और यूएस ये मिलके ईरान को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ईरान जो है वो अकेला जो है मल्टीपल सिटीज़ को जो है यहाँ पे टारगेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? जिसमें आप देख रहे हैं यूएई के अंदर जो है, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है? उसके बाद जो है बगदाद के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है, वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो है वो ख़ास करके आप अगर बात करें तो इज़राइल को टारगेट किया जा रहा है, कल ग्रीस को जो है वो देखा गया कि टारगेट किया गया। तो ये सब जगहों पे जो है वो एक अकेला ईरान जो है वो मैनेज कर रहा है इस टाइम पे। A region at crossroad the assassination of Ayatollah Khomeini and the future of Iran। ठीक है कि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो रीजन है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो रीजन की जियोपॉलिटिक्स है इनकी शहादत के बाद वो बदल चुकी है और मजीद आने वाले दिनों के अंदर जो है बदलने जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ये एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह जो है वो मुस्लिम उम्मा के बीच में खड़े थे कि भाई आगे मुस्लिम उम्मा की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो पहले मुझे गिराना होगा। तो उन्होंने पहले इन्हें गिराया। 86 साल जो है ये इनको शहादत नसीब हुई। अपने ऑफिस के अंदर आप देखें कि भाई वो जो है वो इस बात के मुंतजिर थे, ठीक है? वो जानते थे कि उन्हें शहीद किया जाएगा। और उसके बाद जो है अब आप देख लें कि बाकी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो वैसे ही पहले से ही अमेरिका और इसराइल के घुटनों के अंदर है, तो उनके लिए तो क्या मुश्किल है, ठीक है? अब इस टाइम पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे जो आप ये कह लें कि ईरान का इंतज़ाम चला रहा है वो कौन है? तो ये सबसे पहले उनके सदर साहब हैं, ठीक है जी? उसके बाद यहाँ पे ये इनके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है? काज़ी यानी कि उनके। और ये जो हैं अली रज़ा जो आरफ़ी साहब हैं, ये इस टाइम पे सुप्रीम लीडर हैं, आर्ज़ी तौर पे इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है? और ये भी बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े इमाम हैं, तो ये इस टाइम पे जो है 3 लोग आप ये कह सकते हैं कि जो इस टाइम पे ईरान का इंतज़ाम आर्ज़ी तौर पे जो है वो चला रहे हैं, केयर टेकर आप ये कह लें कि सेटअप इनके पास है। और जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो इन तीनों ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम है, जिन्होंने आयतुल्लाह को रिप्लेस किया, आयतुल्लाह खमीनी को, तो वो ये जो है वो आरफी साहब हैं, ठीक है जी? अली रजा आरफी जो हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या मामलात बने जी, तो आपने देखा कि फरवरी 28 को रात को जो है ये सारे का सारा मामलात हुए हैं। और ये कहा गया कि भाई जब कैजुअलिटीज़ हुई उस टाइम पे जब अटैक किया गया तेहरान के अंदर, तो ये अपने ऑफिस में मौजूद थे, ठीक है? और ये 86 साला जो है वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो है यूएस और इज़राइल की एयर स्ट्राइक्स के अंदर जो है वो शहीद हो गए। अब देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को ये आप महसूस करिए कि एक तो उन्हें जब पता था कि भाई ये फाइनल वॉर है और वो रिजीम चेंज करने आ रहे हैं, और रिजीम चेंज करने का क्या तरीका है कि इस मौजूदा रिजीम को जो है या तो पकड़ा जाए, वो तो पॉसिबल नहीं था, या फिर जो है इनको शहीद कर दिया जाए, लेकिन वो फिर भी वहां पे मौजूद थे, ठीक है? एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरा ये कि आज के टाइम पे आप देखें कि कौन सी ऐसी लीडरशिप है मुस्लिम दुनिया की, आप देख लें कि जहां पे एक्चुअली में जो है इस लेवल के ऊपर उन्हें शहादत मिली हो। बाकी आप देख लें, आपको कांस्टेबल और सिपाही तो मरते हुए दिखेंगे, लेकिन इस लेवल पे जो है आपको आप ये कह लें कि जनरल कर्नल लेवल पे या उससे भी ऊपर लेवल पे आपको इस तरह का जो है वो
शहादत नहीं देखने को मिलेगी जो इनकी शहादत हुई। इसी वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो अश्कबार हुई है इनकी शहादत के ऊपर। और कैजुअलिटीज़ में ये सिर्फ अकेले शहीद नहीं हुए, बल्कि जो है इनके दामाद हैं, जो इनकी बेटी हैं, इवन आज आप न्यूज़ देखें तो इनकी जो बीवी हैं वो भी शहीद हो गई हैं। तो तकरीबन पूरा ख़ानदान ही, इवन इनका जो छोटा-सा नवासा था वो भी जो है वो शहीद हो गया। तो पूरे का पूरा ख़ानदान, आप ये कह लें कि उन्होंने ईरान के लिए, तो आप ना कहें, उन्होंने आलम इस्लाम के लिए जो है वो अपनी जान दे दी है। हकीकत यही है कि जिस तरह से अगर ने देखा जाए इनकी शहादत को देखा जाए, हालाँकि आज के इस टाइम पे एक मुल्क के लिए जान देना, यानी इन्होंने एक मुल्क के लिए जान दी ना, मुल्क के लिए इस लेवल पे लीडरशिप कभी भी जान नहीं देती, बल्कि वो कंप्रोमाइज़ करके चली जाती है कि भाई मुल्क जाने, अवाम जाने, मैं किस लिए अपनी जान कुर्बान करूँ? तो वो ज़माने चले गए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है? अब ये जो थे, अगर हम थोड़ा-सा इनकी बात करें आगे बढ़ने से पहले, जो अली ख़ुमैनी थे, तो बेसिकली ये आर्किटेक्ट थे, ठीक है? ये इन्होंने पूरे का पूरा ईरान का जो एक स्ट्रक्चर था, डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था, कि आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान मल्टीपल कंट्रीज़ का मुकाबला कर, और ख़ास करके इज़राइल के ऊपर जो अब उसके अटैक हुए, यहाँ तक कि नेतन्याहू के ऑफ़िस के ऊपर भी अटैक किया गया, ठीक है? तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया ईरान का, वो किसने बनाया जी? वो इन्होंने बनाया, ठीक है? तो ये जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये इन्होंने जो है वो डिजाइन किया, और अब वो खुद जो है वो इसके बीच में मौजूद नहीं है। तो उसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, इनकी बायोग्राफी को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। 1939 के अंदर जो है ये पैदा हुए, ठीक है जी? और ये जो है बेसिकली इन्होंने थियोक्रेसी जो है, यानी मज़हब की जो आप ये कह लें कि इस्लामी या मज़हबी जो हुकूमत होती है, उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। तो ईरान की इस्लामी हुकूमत की बुनियाद जो है वो इस लड़के ने रखी। तो 1939 के अंदर ये मशहद के अंदर, ईरान के अंदर जो है ये पैदा हुए, और उसके बाद जो है इन्होंने जो पहली पावर हासिल की वो की जी 1981 के अंदर। 1981 में जो है ये बाल बचे एक खुदकुश हमले से, जब जो है मुजाहिदीन का एक हमला हुआ। मुजाहिदीन ये उन्हीं के, यानी कि शिया मुजाहिदीन ही थे, लेकिन थोड़ा-सा उनकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट थी, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, और इनका जो दायाँ बाजू है, कहा जाता है जी, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता था। यानी एक बाजू प्रॉपर्ली काम करता था, जबकि दूसरा बाजू प्रॉपर्ली काम नहीं करता था, फिर भी जो है ये किस तरह से खड़े रहे। तो उसके बाद जो है 1981 के बाद जो है ये सदर बने ईरान के, ठीक है? तो 1989 के अंदर जो है इन्होंने फिर क्या किया जी, बाकायदा इमाम के तौर पे या सुप्रीम लीडर के तौर पे जो है इन्होंने, जब इमाम ख़ुमैनी जो है उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद जो है ये इन्होंने चार्ज संभाल लिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, 1981 से लेके 1989 तक, ठीक है? ये क्या रहे जी? ये सदर रहे, और इस दौरान इराक-ईरान वॉर भी हुई 8 साल की, और उसके अंदर भी ये वॉर के हीरो के तौर पे एक तरह से जो है वो सामने आए हैं, और उस टाइम पे इन्होंने जो है सस्टेन किया। अब अगर हम थोड़ा-सा देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने वॉर के अंदर जो अपना रोल प्ले किया, ज़ाहिर-सी बात है ये पहले से ही वॉर की स्ट्रैटेजीज़ में, वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, तो इन्हें पता था जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, और लंबी जंगें जो हैं वो लड़ी जाती हैं। इसीलिए आप देखिए, आज ये कहा जा रहा है भई ईरान तो जो है वो लंबी जंगों के लिए ट्रेन है, लेकिन क्या इज़राइल जो है वो लॉन्ग वॉर लड़ सकता है? पिछली बार उसने 12 दिन की वॉर लड़ी, तो क्या ये वॉर अगर जो है वो 1 साल चलती है, 6 महीने चलती है, तो क्या इज़राइल सस्टेन कर पाएगा? ठीक है? या वो पैनिक होके वो कोई और न्यूक्लियर वेपन्स या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर दे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शिकस्त तो तस्लीम नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ तो वो यूज़ करेगा, जबकि लॉन्ग वॉर वो लड़ नहीं सकता, जबकि ईरान वाले जो हैं वो तो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी हैं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जब 1980 के अंदर जो है यानी 1980 से लेके 1988 तक 8 साल इराक-ईरान वॉर चली है, जिसके अंदर तकरीबन ये कहा जाता है जी 1 मिलियन लोग, यानी 10 लाख लोग जो है वो दोनों साइड से शहीद हुए। एक साइड पे मुसलमान थे, दूसरी साइड पे भी थे, कि जिसमें इराक ने पहल की थी, और उसने जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद जो है ये वॉर चली, और फिर 8 साल तक तकरीबन ये जो है वो चलती रही है। तो इन 8 सालों के अंदर जो मुल्क के सदर थे, ईरान के सदर थे, वो यही थे, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो है वो सदर थे, और इन्होंने जो है सँभाला। तो इन्होंने इतनी लंबी वॉर देखी हुई थी, और उसके बाद से जो है इन्होंने फिर जो है बाकायदा तौर पे एक तैयारी की कि भई किस तरह से अपने मुल्क को तैयार करना है लंबी जंगों के लिए, इसके डिफेंस सिस्टम को कैसे जो है वो बनाना है। क्योंकि बेसिकली आपको पता है 1979 में जब इनकलाब आया ईरान के अंदर, तो वो इनकलाब अमेरिका और इज़राइल के अगेंस्ट था। यानी वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट एक इस्लामिक इनकलाब था ना, कि इस्लामिक इनकलाब के भाई हम इस्लाम लेके आएँगे, और उससे पहले का जो शाह का ईरान था, वो तो लिबरल ईरान था, जिसकी तमन्ना की जाती है, और अमेरिका जिसकी तमन्ना करता है कि भई वो दोबारा से ईरान के अंदर वो ज़माना वापस आए, और कोई थ्रेट जो है वो ना रहे इज़राइल को। ठीक है? वो ये चाहता है। तो ये जो ईरान का इनकलाब आया था, बेसिकली वो बेस ही इसी के ऊपर करता था। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, जब वॉर खत्म हो गई, या वॉर के दौरान ही जो है उन्होंने पूरी तैयारी की कि भाई किस तरह से हम जो है वो डिजाइन करेंगे अपने इस
वॉर आर्किटेक्चर को या डिफेंस को। और जब ये 1989 के अंदर जो है वो सुप्रीम लीडर बने, तो इन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फेवरेट थे, तो इसलिए जो है इनको ये पोजीशन मिली थी और ये इस काबिल भी थे, और वॉर के दौरान भी ये काफी ज्यादा क्लोज रहे थे, उन सदर रहे, तो जाहिर बात है उनके साथ काम करते रहे ये। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, उससे पहले डिजाइन तो हो चुका था IRGC, यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, ये जो इनकी फौज है, जो कि बेसिकली इनकी दो फौज है, आपको पता है, एक जो नॉर्मल मिलिट्री है और एक ये जो मिलिट्री है बेसिकली, जो कि सारे का सारा इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करती है कि कोई बगावत ना हो, या इसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, ये पैरामिलिट्री एक तरह की थी, ठीक है, तो जिसको जो है वो IRCG कहा जाता है। तो इन्होंने इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग किया और इसको पावरफुल बनाया, और ताकि जो है ये अपने अंडर रखी, और ये जो है अब सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है इस टाइम पे ईरान के अंदर, खास करके उसमें जो 99% रोल है वो इन्हीं का ही है, IRGC का है, कि इस टाइम पे यानी उनकी जो मिलिट्री है वही सारे का सारा कंट्रोल संभाले हुए चीजों को मैनेज कर रही है इस टेम्पररी तौर पे। और ये वैसे भी काफी ज्यादा जो है पावरफुल थी, तो उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के इसको पावरफुल बनाया और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके गए। इसके साथ साथ इसका जो पर्पस था IRCJ का, अब बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, ठीक है, कि भाई इसका पर्पस क्या था, कि भाई ये जो डोमेस्टिक अपोजिशन है उसको क्रश करना इसका पर्पस था, कि जितनी भी आवाजें थी अपोजिशन की, जाहिर बात है अपोजिशन हर मुल्क के अंदर होती है, ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग जो है वो ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी को या इस्लामी इनकलाब को जो है वो कबूल करते हैं। इसकी मिसाल आप जो है अफगानिस्तान की ले लें, कि अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो है वो इस्लामी हुकूमत है, हम ये मानते हैं, तालिबान की हुकूमत है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 100% लोग तालिबान की हुकूमत से एग्री हैं? नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे भी अपोजिशन मौजूद थी, तो उसको जो है क्रश किया गया, अपोजिशन की वॉइसेस को दबाया गया, किस नाम के ऊपर? इस्लाम के नाम के ऊपर, कि भाई हम जो है वो इस्लामी गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उस दौरान हम ये देखते हैं कि 1997 के अंदर जो है जो रिफॉर्मिस्ट थ्रेट भी आया, कि भाई हम ये जो इस्लामी निज़ाम है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और एक ऐसे सदर भी आए, ठीक है, जिनके साथ उन्होंने काफी मुश्किल टाइम गुजारा, क्योंकि वो कुछ और सोच रखते थे लेकिन वोट के थ्रू आए थे। फिर 2009 के अंदर ग्रीन मूवमेंट चली, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में ये रहे कि भाई अब गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, ये इस्लामी ही फिलहाल जो है वो रहे। फिर 2019 की खास करके जो आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुई, यहाँ पे जो है उसने काफी ज्यादा हालात खराब किए, उसके अंदर भी इन्होंने सस्टेन किया। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा डिफेंस का ढांचा बनाया कि ये प्रोटेस्ट या जो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट्स थी उनको जो है ये सारी की सारी चीजें जो है बर्दाश्त करते रहे। एक ऑटोक्रेटिक रूल बनाया, इस्लाम के नाम के ऊपर जो है वो हुकूमत करते रहे 37 साल। अच्छा, उसके बाद फिर 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो खास करके एक बड़ी फेमस जो है इनका औरतों ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें आपने देखा उन्होंने अपने बाल काट दिए, अपने कपड़ों को आग लगा दी, कि भाई हम ये जो, क्योंकि इस्लामिक लॉज के तहत वहां पे आप अबाई के बगैर नहीं निकलते, तो इन्होंने इसकी प्रोटेस्ट की इसके अगेंस्ट में कि भाई अब हमें आजादी चाहिए। तो उसमें भी देखा कि 500 के करीब सिविलियंस जो है वो मारे गए, और उस पर भी ये कहा गया कि भाई देखो ये जबरदस्ती जो है ये सारे मामला कर रहे हैं। तो बेसिकली एक लड़की की डेथ से ये सारे का सारा मामला जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा फैला, लेकिन उसको भी ये झील गए। हालांकि इस टाइप की प्रोटेस्ट जो है वो हुकूमतों को गिरा देती है, लेकिन जो उन्होंने ढांचा बनाया हुआ था ईरान का, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था सिक्योरिटी का, ठीक है, IRGC की अंडर जो है, तो उसके तहत जो है वो भी जो है वो सारी की सारी प्रोटेस्ट जो है इन्होंने बर्दाश्त की। उसके बाद आप देख लें लास्ट ईयर 28 दिसंबर को जो स्टार्ट हुई है, तो वो अभी तक जो है जारी है। अब जो न्यूक्लियर टग ऑफ वॉर है उसकी अगर हम बात करें, तो अब बेसिकली कहा यह जाता है कि भाई 2003 के अंदर जो है वो ये जो अली ख़ुमैनी है, इन्होंने एक फतवा दिया था कि हम जो यूरेनियम है इसको न्यूक्लियर पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। सो इसलिए ये बार बार ये वेस्ट को बताते थे कि भाई हमारे तो इमाम ने फतवा दिया हुआ है कि हम यूरेनियम को न्यूक्लियर पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको जो है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए, एनर्जी वगैरह के लिए जो है वो यूज करेंगे। लेकिन वेस्ट जाहिर बात है, अब ये तो इस्लामिक मामलात हैं, फतवा दिया तो उसके ऊपर आप मुकम्मल भी हुए, तो वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, और खास करके जैसे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई डॉक्टर कदीर ने इन्हें भी जो है वो राज बेचे हैं न्यूक्लियर, तो ये एटम बम बनाएंगे। और 2006 में फिर आपने देखा कि इनकी जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर इसराइल ने किस तरह से जो है वो वायरस के थ्रू एक अटैक किया था कि इसको स्लो डाउन कर दिया। तो न्यूक्लियर टग ऑफ वॉर इनकी चलती रही है, और वेस्ट इनके ऊपर यही इल्जाम लगाता रहा, क्योंकि ये कट्टर हैं, जाहिर बात है, इंतहा पसंद, इनको यानी वो टाइटल देते हैं इंतहा पसंद का, कि भाई ये सख्त किस्म का इस्लाम जो है मानते हैं, तो इस वजह से जो है ये हमारे लिए खतरा है। तो 2015 के अंदर जो है एक JCPOA जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, 6 बड़ी जो पावर्स हैं उन्होंने इनके साथ किया था कि भाई आप जो है वो यूरेनियम की अफसदगी एक लिमिट तक रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसमें जो सिविलियन लिमिट थी वो 3.67 थी, और ये कहा गया कि इससे ज्यादा आपकी इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, लेकिन ये 20% करते रहे। और उसके बाद जब 2018 के अंदर जो है, जब ट्रंप निकल गया इस JCPO से, ठीक है, उसके बाद क्या किया जी, इन्होंने अपनी एनरिचमेंट को 60% तक ले गए या उससे भी ज्यादा ले गए। तो 2018 से 2023 तक का जो टाइम है, इस टाइम में अब बेसिकली यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आप थोड़ा सा बड़ी पिक्चर के अंदर चीजों को देखेंगे तो यहां पे मुआयदा रहा, 6 पावर्स ने मुआयदा किया, ठीक है जी। 6 पावर्स ने ये कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं होगी, और वो जो है वो सिविलियन लिमिट उन्हें बता दी कि आपकी एनरिचमेंट इतनी होनी चाहिए, उन्हें बता दी। अब वो सारे के सारे इस मामले पे मिलके चल रहे हैं, लेकिन वहीं पे 2018 के अंदर ट्रंप साहब को प्रॉब्लम होती है और वो इससे निकल जाते हैं। वो कहते हैं मैं इससे बेहतर मुआहिदा लेके आऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने खुद ही टाइम दिया इसको, ईरान को, कि भाई ये बढ़ाए ताकि हमारे पास कोई ना कोई बहाना बने इसके ऊपर अटैक करने का। तो 2018 से 2023 तक वो कोई मैकेनिज्म नहीं लेके आए जी अमेरिकन, ठीक है, और इन्होंने एनरिचमेंट को बढ़ा लिया कि भाई अब अमेरिका नहीं देख रहा, इनको भी सिग्नल्स दिए गए कि भाई आप बढ़ाओ, इन्होंने बढ़ाई। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया जी, इन्होंने शोर शुरू कर दिया, भाई इसकी तो एनरिचमेंट है, ये तो हथियार बना रहे हैं, केमिकल वेपन्स हो रहे हैं। तो एक पूरे का पूरा इनके घेरा तंग किया गया, इन्हें टाइम दे के, ताकि दुनिया को कहा जाए देखो भाई एनरिचमेंट तो ज्यादा है। हालांकि अगर इसी मुआहदे में अमेरिका रहता, ये जो 2015 के अंदर हुआ था, तो क्या ऐसा होता कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा बढ़ाते, उनके ऊपर इल्जामात लगते? ऐसा ना होता। लेकिन तब इनको मौका ना मिलता इन सारे मामलात को जो है वो इस तरह से हैंडल करने का। तो उन्होंने जानबूझ के एक पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये मामलात किए। लगता ऐसे है, दिखाई ऐसे देता है। अच्छा, अब उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो है, उन्होंने किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को रीशेप किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम जाते हैं 1979 पे, तो अगर हम प्री 1979 की बात करें, तो प्री 1979 से पहले ईरान जो है वो एक लिबरल कंट्री था, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की उसकी पॉलिटिक्स थी, समझ गए ना। तो एक मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, आप अगर देखेंगे तो ईरान की कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं थी इस लिहाज से। बादशाह उस टाइम पे यानी कि रजा शाह पहलवी की जो फैमिली है वो यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, और एक लिबरल टाइप का ईरान जो है देखने को मिल रहा था, जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था, ठीक है, और हर चीज डिफरेंट थी। लेकिन 1979 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो है, यहाँ पे रीजन के अंदर चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई, जिसमें आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो टग ऑफ वॉर हुई, वो हुई दो पावर्स के बीच में। कि आज अगर ईरान इस हाल को है, ये मुस्लिम उम्मा इस हाल को है, तो उसका जिम्मेदार ईरान भी है, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब भी है। तो एक साइड पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दूसरी साइड पे ईरान। इन दोनों का आपने देखा कि 2022 के अंदर आके जो है वो पैचअप हुआ, जो मामलात कुछ सेटल डाउन हुए। लेकिन इन दोनों की आपस में शिया सुन्नी की जो लड़ाई थी, चाहे इनकी डायरेक्ट वॉर थी या इनडायरेक्ट वॉर थी, प्रॉक्सीज थी, लेकिन हकीकत यही है कि उसने पूरी मुस्लिम उम्मा के स्ट्रक्चर को बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर शिया इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, और जो सऊदी अरेबिया है वो मिडिल ईस्ट के अंदर सुन्नी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। यानी वो चाहता था कि मिडिल ईस्ट में जितने मुल्क हैं उस पे उसकी मर्जी की हुकूमत हो, सुन्नी हुकूमत हो, ताकि उसे ज्यादा सपोर्ट मिले, उसके नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। जबकि ईरान इसके अगेंस्ट था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में थे, समझ रहे हैं। तो ऐसे में जो आयतुल्लाह ख़ोमेनी है, इन्होंने क्या किया जी, यानी ईरान ने क्या किया, एक पूरे का पूरा प्रॉक्सी सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से मिडिल ईस्ट को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे आप इसकी एग्जांपल देखें कि यमन के अंदर होसीस के ग्रुप को यहाँ पे परवान चढ़ाया गया, शिया ग्रुप को, ठीक है, और इनकी फंडिंग सारी की सारी ईरान को हुई। और इसमें आपने देखा कि 2015 के बाद जो वॉर हुई सऊदी अरब के साथ, उसमें भी काफी ज्यादा टफ टाइम दिया गया, क्योंकि सारे का सारा इसका जो असलाह है होसियों का, वो ईरान से आ रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉक्सी के तौर पे उन्होंने कोशिश की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इराक के अंदर जो है वो मलेशिया ग्रुप्स को, खास करके शिया मलेशिया ग्रुप्स को यहाँ पे सपोर्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि इराक की जो आबादी है वो मेजोरिटी में जो है वो शिया है, लेकिन जो उसका कंट्रोल है वो सुन्नियों के पास है। और ये जो है ये नहीं चाहिए था ईरान को, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रीशेप करने की कोशिश की आर्म मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू। उसके बाद ईरान के अगर शाम की बात करें तो शाम के अंदर इन्होंने क्या किया जी, बशार अल असद का जो रिजीम था उसको सपोर्ट किया, और आपने देखा कि वो एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पे हुकूमत करते रहे। और एट दी एंड फिर जो है वो इजराइल और अमेरिका ने जब काफी ज्यादा यहाँ पे हालात खराब किए, तो आखिर उन्हें जो है वो हुकूमत छोड़नी पड़ी, और वो फिर जहां से जो है वो रशिया चले गए, ठीक। और इस टाइम पे जो है बशार अल असद रशिया मौजूद है। तो बशार अल असद जो है वो सेम शेयर करते थे इसी तरह से, यानी शिया आइडियोलॉजी, तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि यमन के अंदर इन्होंने कोशिश की, इराक के अंदर कोशिश की कि यहाँ पे इनके मिलिटेंट ग्रुप्स रहे, ताकि इनकी हुकूमत किसी भी टाइम पे इराक की हुकूमत चेंज हो तो यहाँ पे शिया हुकूमत आए। शाम के अंदर ऑलरेडी शिया हुकूमत थी। इसके साथ इन्होंने हिजबुल्लाह जो है उसको सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह शिया, इनका पूरे का पूरा एक विंग जो है लेबनान के अंदर काम कर रहा है, जिनकी हुकूमत कोशिश यही थी कि लेबनान के अंदर उसका कंट्रोल आए, ठीक है।
उसके साथ साथ हमास जो है, हमास को कि सुन्नी था, लेकिन क्योंकि ये उनके दुश्मन यानी इजराइल के खिलाफ लड़ता था, तो इसलिए इन्होंने हमास को भी सपोर्ट किया। और ये भी आपने देखा कि जो इल्जाम लगा कि भाई 2023 के अंदर जो ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि हमास ने किस तरह से अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो वो भी कहा गया कि भाई ये सारे का सारा ईरान की सपोर्ट के साथ किया गया, कि अगर ईरान सपोर्ट न करता हमास को तो हमास शायद एक हफ्ता भी जो है ये वॉर न लड़ सकता। और इसको एक्सेप्ट करता है ईरान, समझ रहे हैं, ईरान आखिर टाइम तक एक्सेप्ट करता रहा। आप देखें हमास की टॉप लीडरशिप जो है वो तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर उनकी असैसिनेशन हुई है, उनकी शहादतें यहाँ पे हुई हैं। हिजबुल्लाह की जो है वो आप देखें टॉप लेवल की शहादतें ईरान के अंदर हुई हैं, तो इनके लिंक्स मौजूद थे। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, पिछले 25-30 साल जो है पूरे मिडिल ईस्ट को रीशेप करने की कोशिश की, और एक शिया सुन्नी का जो एक झगड़ा था वो भी यहाँ पे हम देखते हैं। गो कि हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो भी नीयत थी, उन्होंने तो जाहिर बात है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए सारे मामला किए हैं, कि उन्हें पता था कि भाई बाकी तो जो है सब उनके खिलाफ ही खड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सऊदिया की बात करें तो सऊदिया ने अलायंस बनाया हुआ था अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ मिलके जो है वो जाहिर बात है उसकी कोशिश थी कि तेहरान को कमजोर किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसकी पावर को कम किया जाए, यहाँ पे अपनी पावर को इंक्रीज किया जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रहा इनकी पॉलिटिक्स का महवर, कि भाई जियो पॉलिटिक्स किस तरह से वहां पे शेप होती रही। उसके बाद अगर 2023-24 की बात करते हैं, तो 2023-24 से ये जो सिलसिला है कि भाई ईरान का ये अचानक से असैसिनेशन होगी, तो ये अचानक से नहीं हुई, जाहिर बात है ये सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है, खास करके 2023 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और 2023 से जब आपने देखा कि भाई जब अटैक किया गया 7 अक्टूबर का हमास की तरफ से, ठीक है, तो हमास ने क्या किया जी, अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। और उसके बाद इसराइल ने क्या किया, पहले से ही उसकी तैयारी थी, अब उसने क्या किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान को न्यूट्रलाइज करने का सोचा, और उसने ईरान की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता कम किया। कैसे कम किया, कि भाई जितनी भी प्रॉक्सीज थी जो पिछले सालों में इसने बिल्ड की हुई थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता इसने खत्म किया। जैसे आप देखें शाम के अंदर बशर अल असद की गवर्नमेंट, यानी यहां से बशर अल असद की गवर्नमेंट चली गई, पावर कम हो गई। उसके बाद हमास को यहाँ पे काउंटर किया गया, और उसको अभी तक आप देखें किस लेवल पे पहुंचाया गया, वहां से पावर कम हो गई। हिजबुल्लाह जो है उसके चीफ को आपने देखा शहीद कर दी, और इस टाइम पे हिजबुल्लाह जो है वो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि शायद ये इसराइल के ऊपर अटैक करे, लेकिन लिबान इसको नहीं करने दे रहा, ठीक है। हिजबुल्लाह की तकरीबन कमर तोड़ दी इसने। तो जितनी भी प्रॉक्सीज थी जिनके थ्रू ईरान पावरफुली जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था इन स्टेट्स के अंदर, या खास करके इसराइल के खिलाफ, तो वो प्रॉक्सीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है रिमूव करता गया इसराइल। अब जब रिमूव कर दिया, अब जब पावर टूट गई ईरान की, तो उसके बाद फिर उसने आपने देखा जी 12 डेज की जो है वो वॉर कर दी पिछले साल 2025 के अंदर। और उसमें टॉप लेवल की आपने देखा 50 के करीब साइंटिस्ट और जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसको शहीद कर दिया। और अब ये जो था, ये जो फाइनल इन्होंने ये सब कुछ किया, और इसका पर्पज यही था कि भाई यहाँ पे रिजीम चेंज करना है, अगर हमने अपना थ्रेट हमेशा के लिए खत्म करना है, तो जाहिर बात है यहाँ पे वही पुरानी एक लिबरल गवर्नमेंट लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की या इसराइल की जो कैलकुलेशंस थी ईरान को लेके वो खराब हो गई हैं, ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम इमाम को, ठीक है, सुप्रीम लीडर को अगर हम शहीद कर देते हैं तो उसके बाद ये ढांचा गिर जाएगा, और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये सारे के सारे ईरान पे हुकूमत संभाल लेंगे। और ट्रंप भी यही कह रहे थे कि भाई आप सारे संभालो, ईरान का कंट्रोल अपने पास ले लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अपोजिट क्या हो गया, गिरने के बजाय लोगों में मजीद गम गुस्सा पैदा हुआ। और अब क्या हुआ कि अब वो मजीद गम गुस्से में मजीद तबाही कर रहे हैं। और ये वॉर जो है वो एक लंबी चलती हुई वॉर दिखाई दे रही है कि ये आगे मजीद चलेगी। और उससे क्या होगा कि ये तो काफी बड़ा एरिया, अगर आप देखेंगे तो ईरान तो बहुत बड़े एरिया पे घुमा हुआ है, लेकिन जो जिससे इनका मुकाबला है, जो कतर है, बहरीन है, ठीक है, या कुवैत जैसे आज आपने देखा वहां पे हुआ, या इसराइल है, तो ये तो छोटे छोटे ममालिक हैं, तो ये बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। एक महीना भी अगर वॉर चलती है तो ये एक महीना भी ईरान का सामना, ईरान के मिसाइलों का सामना नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमी, इनका स्ट्रक्चर, इनके मालिक छोटे छोटे मुल्क हैं भाई, तो ये तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। जबकि ईरान उसके मुकाबले में एक डिफरेंट कंट्री है, एक बड़ी उसकी जो है वो ज्योग्राफी है, तो वो कर लेगा, इसराइल भी नहीं कर सकता। तो ये क्या करेंगे, क्या ये पैनिक होकर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स या इस तरह का कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस टाइम पे ईरानी जो इस शहादत हुई है इसके बाद से यकजा हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस गम को सेलिब्रेट किया गया, आप देखें किस तरह से जो है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब लास्ट ईयर आपने देखा कि जब कॉन्फ्रंटेशन हुई 12 डेज वॉर की, तो उसमें इन्होंने एक तरह से 50% काम करने की कोशिश की, कि भाई उन्होंने टॉप लेवल की मिलिट्री लीडरशिप को, और खास करके जो एटमी साइंसदान थे इनके, ठीक है जी, उन एटमी साइंसदानों को जो है इन्होंने टारगेट किया और उन्हें शहीद कर दिया। अब जब उन्हें शहीद कर दिया तो 50% तो प्रॉब्लम खत्म था, कि भाई चलो अब अगले 25-30 साल कम से कम ये एटम बम नहीं बना सकेंगे। उन्होंने जितनी भी इनकी 3 खास करके जो न्यूक्लियर साइट्स थी, ठीक है जी, नताज की हो गई, फ्रोडो की होगी, तो उसको अस्फहान की होगी, उसको कैसे टारगेट किया और टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाया कि भाई, और खुद कहा कि 90% हम इसे नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब ईरान अगले 25-30 साल जो है
वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि ना तो उसके पास साइंटिस्ट होंगे और ना उसके पास ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन फिर वो तो स्टेप वन था, हुकूमत चेंज करनी थी, और ये तो एक बहाना है आगे बढ़ने का, मजीद आगे बढ़ने का। तो आपने देखा वो 13 जून को वॉर स्टार्ट हुई और तकरीबन 23 जून तक जो है वो चली है सीज फायर के ऊपर, लेकिन उसमें ईरान को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। उन्होंने पावर भी देख ली ईरान की कि कितनी पावर है, कितना ये लड़ सकता है, कितना नहीं। और उसके बाद फिर ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ ये 28 दिसंबर को हुआ, जब वहां पे ईरान के अंदर करेंसी कोलैप्स हुई। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, वही जो एजेंसीज करती हैं, मोस्ट फेवरेट तरीका जो है वो एजेंसीज का, चाहे वो सीआईए हो, मोसाद हो या कोई भी हो, तो उनका तरीका यही होता है कि प्रोटेस्ट करवाओ। ठीक है, प्रोटेस्ट करवा के जो है वो अपोजिशन को सामने ला के खड़ा करो, ताकि उनकी आड़ में जो है वो आप सब कुछ करो। तो उसमें आपने देखा कि भाई 3,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया। और ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो है वो फिर अमेरिका कह रहा है भाई मैंने इंटरवीन इसलिए किया कि भाई आप लोगों को मार रहे हो। ठीक है, वो जितनों को मारे, इसराइल ने जो 70,000 को मार दिया फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन नहीं थी, वो उसका सेल्फ डिफेंस था। यहाँ पे तीसरी जगह पे, तो उसका मतलब यही है भाई, माइट इज राइट, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। इसीलिए कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, जिसका जिस पे दिल चाहे ताकत है तो अटैक करो, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। तो दुनिया जो है वो अब ऐसी हो चुकी है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है स्टेट्स की। ठीक है, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी ये भी एक बहाना था कि भाई हम जो है वो डिप्लोमेसी करते रहे, 3 राउंड्स हुए और 3 राउंड्स में जो है फैसला नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका की डिमांड एक ही थी, जीरो इनरिचमेंट। जबकि ईरान ये कह रहा था भाई जीरो क्यों, जब पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इसको पॉजिटिव और सिविलियन पर्पसेस के लिए, एनर्जी के लिए, तो मेरे लिए जीरो क्यों है भाई, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपने देखा, क्योंकि पहले से तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये तो उनकी सारे के सारे मामलात हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब ये जो इनकी असैसिनेशन है, जो शहादत हुई है इमाम की, तो क्या इसके बाद अमेरिका जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारे का सारा कोलैप्स हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ, उल्टा वो पावर ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब ये जो मल्टी लेयर जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ है, इसको कैसे संभाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वो मामलात नहीं चले, और उसके बदले में अब हम देख रहे हैं कि वॉर में शिद्दत ज्यादा आ चुकी है, ईरान ज्यादा एग्रेसिव होकर जो है वो आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है। क्योंकि इनकी जो इमाम थे, जाहिर बात एक स्ट्रक्चर है पूरा ना, एक पूरे के पूरा इनका स्ट्रक्चर है सुप्रीम लीडर को चूज करने का। तो अब नए इमाम आ चुके हैं जी, जो हम कह रहे हैं जी अली रजा जो आरफी हैं, तो आरफी साहब जो है अब ये सारे का सारा मामला संभालेंगे, और वो देखेंगे तो सारे का सारा जो कमांड है आईआरजीसी की, तो वो सारी वैसे ही मौजूद है, क्योंकि एक शहीद हो रहा है तो नीचे से दूसरा ऊपर आ रहा है, दूसरा शहीद हो रहा है तो दूसरा ऊपर आ रहा है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उनका वो डिसमेंटल नहीं हो पा रहा। जो इस्लामिक स्टेट का स्ट्रक्चर उन्होंने 1979 के अंदर रखा, वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि उसको डिसमेंटल करते हुए टाइम लग रहा है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर मौजूद है नीचे से लोग ऊपर आते रहेंगे, बेशक ऊपर वाले शहीद होते रहें। ये अमेरिका कैलकुलेट नहीं कर सका, और यहां पे उसे जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर ईरान की बात करें तो ईरान का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, तो सबसे ऊपर जो ऑफिस है ईरान का वो क्या है जी, सुप्रीम लीडर का, जिनकी शहादत हो गई है। और अब जो है अली रजा आरफी जो है वो आर्जी तौर पे यहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं। तो ये सबसे बड़ा इनका ऑफिस है, क्योंकि सारे डिसीजंस जो हैं ये पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस जो है वो हेड हैं। सियासी हेड भी इमाम ही हैं ईरान के अंदर, और जो मजहबी हेड हैं वो भी इमाम ही हैं। उसके नीचे, उनके नीचे क्या है जी, उनके नीचे प्रेसिडेंट है जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी, अगर मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, ठीक है, वो एक अलग है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, साथ में हेड ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, और गार्डियन काउंसिल जो है इनकी 12 मेंबर्स की। तो ये जो है ये बेसिकली इनके अंडर, इमाम के अंडर मिल के काम करते हैं। तो ये मिल के क्या बनाते हैं जी, ये मिल के जो है ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और इन तीनों की जो हेल्प करती है वो क्या करती है जी, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करते हैं, यानी इनकी जो स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस पर्पस के लिए बनाई गई थी, वो इन तीनों की हेल्प करती है, इनकी प्रोटेक्शन इसके हाथ में है सारे का सारा। तो इस टाइम पे जो सारा कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग का, ये जो जंग लगी हुई है, वो यही आईआरजी से जो है वो 99% मैनेज कर रही है। बाकी जाहिर बात है प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, ठीक है, हेड ऑफ जुडिशरी भी हैं, और नए जो है वो इमाम भी उन्होंने चूज किए आर्जी तौर पे। तो ये इंटरिम कौंसिल है इन 4 लोगों की या 3 लोगों की जो है, एक तो इनके इमाम हो गए, दूसरा प्रेसिडेंट हो गए, हेड ऑफ जुडिशरी हो गए, गार्डियन काउंसिल हो गई। तो ये कौंसिल है, और साथ में जो है वो इनके आईआरजीसी का जो हेड है वो मिलके चला रहे हैं पूरी की पूरी कौंसिल इस टाइम पे ईरान के अंदर। अब नए इमाम अगर हम देखेंगे कैसे चूज होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म क्या है जी सक्सेशन का, कि क्या है। सबसे पहले इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 107 वो क्या कहता है जी भाई, कि सबसे पहले जो गार्डियन काउंसिल है, जो 12 मेंबर्स की गार्डियन काउंसिल है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो सबसे पहले इंतखाब करेगी
किसी एक शख्स का, या जो उनके पास एप्लीकेशंस होंगी उनमें से किसी एक का इंतखाब करेगी कि भाई हाँ ये है। उसके बाद क्या होगा, फिर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है बेसिकली, ठीक है जी, वो दूसरे नंबर पे उसको पास करेगी, वोट करेगी कि जिसको मेजोरिटी में वोट्स मिलेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है वो इंटरनल वोटिंग होगी और फिर जो है कैंडिडेट को चूज किया जाएगा इस तरह से। अब जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है बेसिकली आप इसे सेनेट कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जैसे सेनेट होती है, अपर हाउस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, 88 मेंबर्स हैं ईरान के अंदर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। और 88 जो है वो इनके मेंबर्स हैं, और मैंडेट इनके पास जो होता है वो 8 साल का होता है, ठीक है। 8 साल के लिए इनकी टर्म होती है। तो ये जो है वो चूज करेंगे, साथ में हेल्प करेंगे। अब इस टाइम पे 1989 के बाद से, क्योंकि यही इमाम थे, तो ये जो स्ट्रक्चर आया 1979 के बाद, तो सिर्फ 2 इमाम अभी तक सुप्रीम लीडर जो है वो बने हैं 1979 के बाद। पहले जो है वो इमाम खुमैनी थे, ठीक है, 10 साल वो रहे, और उसके बाद इमाम अली खुमैनी हैं जो अभी जो है जिनकी शहादत हुई है। अब थर्ड कौन आएंगे, क्या ये स्ट्रक्चर आगे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, या इस वॉर के नतीजे के तौर पर ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा और एक जो अलग जो है वो जमहूरियत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको भी ये जमहूरियत कहते हैं, लेकिन ये इस्लामी जमहूरियत का एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको अमेरिका का एक ही पर्पस है कि इसको गिराया जाए, क्योंकि जब तक ये स्ट्रक्चर रहेगा तब तक ये वॉर खत्म नहीं होनी। वो ये बात तय कर चुके हैं, ठीक है, और वो बता चुके हैं कि भाई हमें जितना भी नुकसान होता है इसमें हो। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यही है कि इजराइल क्या इस वॉर को सस्टेन कर पाएगा, या फिर जो है बीच में यूएन को लाके तो कहेगा भाई बस बात खत्म। क्योंकि अब उनका पर्पस क्या है, देखें, पहले ट्रम्प कह चुके हैं हम इनकी नेवी को खत्म करेंगे, ठीक है, हम इनके मिसाइल सिस्टम को खत्म करेंगे। यानी कि हम अगर स्ट्रक्चर नहीं भी चेंज कर पाए, रिजीम चेंज नहीं भी कर पाए, फिर भी इनका जितना डिफेंस का सिस्टम है सारे को हम जो है वो खत्म करेंगे, ताकि हमें कोई थ्रेट ना हो, और इन्हें बिल्ड करते हुए फिर 30 से 40 साल लगेंगे, और शायद उससे भी ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारे का सारा वॉर जो है वो मामला चल रहे हैं अभी तक। तो अब देखते हैं कि आगे क्या मामलात बनेंगे, कौन जो है वो अभी आर्जी तौर पे तो इलेक्ट हो चुके हैं, मुस्तकिल तौर पे कौन इमाम आ सकता है, सुप्रीम लीडर, और क्या ये वॉर आगे चलेगी तो उसका क्या असर जो है खित्ते पे होगा। क्योंकि इस टाइम पे ईरान जो है अगर ये वॉर इसी तरह लड़ता है, और ये कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक वो इसी तरह से करता है बेसिस के अंदर, तो उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्या वो भी वॉर में शरीक होंगे, ठीक है, क्या वो ईरान के अगेंस्ट आएंगे कि भाई मुस्लिम ममालिक भी ईरान के अगेंस्ट आ जाएं, और साथ में अमेरिका और यूएस भी उसके अगेंस्ट में आ जाएं, और ये अकेला रह जाए यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल भी अकेला ही है, लेकिन फिर मजीद अकेला रह जाए, या फिर वो चुप करके जो है सहते रहेंगे कि ठीक है भाई इसको अटैक करने दो क्योंकि ये अड्डों पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो तो छोटे छोटे मुल्क हैं, वो इसको बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।